चलिए आज हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर हुए हमले की। ये एक बहुत ही दर्दनाक घटना थी और इसके कई पहलू हैं। तो इस पूरे विश्लेषण में हम सिर्फ तथ्यों पर ध्यान देंगे, ये समझने के लिए कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, इसके पीछे कौन लोग थे और इसका असर कितना गहरा था। तो सबसे पहले बात करते हैं जगह की। यह है ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही मशहूर आइकॉनिक बॉन्डी बीच। सिडनी का वो किनारा जहां आमतौर पर लोग जश्न मनाने छुट्टियां बिताने आते हैं, लेकिन हनुका के त्योहार के दिन यही खूबसूरत जगह एक सोचे समझे आतंकी हमले का निशाना बन गई। तो उस शाम वहां हो क्या रहा था? देखिए, चानुका बाय द सी नाम का एक पब्लिक यहूदी त्योहार मनाया जा रहा था और वहां पर आप समझिए 1000 से भी ज्यादा लोग जमा थे। इसमें परिवार थे, बच्चे थे, कम्युनिटी के बड़े बुजुर्ग थे। मतलब ये एक खुला आयोजन था, कोई भी आ जा सकता था। तो ठीक शाम के करीब 6:30 बजे अचानक से सब कुछ बदल गया। जो जश्न का माहौल था वो गोलियों की गूंज से दहल गया। 2 बंदूकधारियों ने कैम्बल परेड पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और जो लोग वहां थे उन्होंने बताया कि हमलावर जानबूझकर पैदल चल रहे लोगों को अपना निशाना बना रहे थे। इसके कुछ ही देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और फिर दोनों तरफ से कार्रवाई शुरू हुई। और इस हमले का नतीजा बेहद दुखद था। अधिकारियों ने जो पुष्टि की उसके मुताबिक एक बच्चे समेत कम से कम 15 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस पूरी तबाही में 40 से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और दुख की बात यह है कि इनमें 3 मासूम बच्चे और 2 पुलिस अधिकारी भी शामिल थे। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये हमलावर थे कौन और पुलिस की जांच में ऐसे क्या सबूत मिले। चलिए अब जरा इस पर गौर करते हैं। जो हमलावर थे वो असल में एक पिता और बेटे की जोड़ी थी। पिता की उम्र थी 50 साल और बेटा था 24 साल का। अब पुलिस की रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो पिता का नाम था साजिद अकरम, जो एक भारतीय नागरिक था और वो पुलिस की कार्रवाई में मारा गया। और जो बेटा था नवीद अकरम, वो ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ था और हमले के बाद घायल हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस के हाथ एक बहुत अहम सुराग लगा। हमलावर बेटे की गाड़ी से आईसिस के 2 हाथ से बने हुए झंडे मिले और ये एक पहला बड़ा इशारा था कि हमले का मकसद क्या हो सकता है। लेकिन सिर्फ झंडे ही नहीं मिले, गाड़ी से इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी आईडीज भी बरामद हुए। अब ये एक बहुत ही खतरनाक संकेत था। इससे पता चलता है कि हमलावरों का प्लान शायद और भी ज्यादा तबाही मचाने का था। और इसके अलावा घटनास्थल से 6 लाइसेंसी हथियार भी मिले जो पिता के नाम पर थे। बाद में पता चला कि वो एक गन क्लब का सदस्य भी था। लेकिन जांच में एक और भी चौंकाने वाली बात सामने आई। पता चला कि ऑस्ट्रेलिया की जो खुफिया एजेंसी है ASIO, उसने 2019 में इस बेटे की जांच की थी। क्यों? क्योंकि उस पर एक आईसिस सेल से जुड़े होने का शक था, लेकिन उस वक्त उसे कोई बड़ा खतरा नहीं माना गया था। इससे यह भी पता चलता है कि ऐसे खतरों को पहले से भांप लेना कितना मुश्किल काम है। तो इन सारे सबूतों को एक साथ रखकर ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री और पुलिस कमिश्नर ने इसे आधिकारिक तौर पर क्या कहा? उन्होंने कहा कि यह इस्लामिक स्टेट से प्रेरित एक टारगेटेड यहूदी विरोधी यानी एंटीसेमेटिक आतंकवादी हमला था। तो ये तो हुई हमलावरों और जांच की बात। चलिए अब ये देखते हैं कि हमले के दौरान और उसके ठीक बाद क्या हुआ, और इसमें एक आम नागरिक की बहादुरी की एक बहुत ही कमाल की कहानी भी शामिल है। ये हैं अहमद अल अहमद, एक 43 साल के फल विक्रेता। जब ये हमला हो रहा था उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए गजब की बहादुरी दिखाई। उन्होंने एक हमलावर का सामना किया और उससे उसका हथियार छीन लिया। अहमद की इस बहादुरी की आप सोचिए दुनिया भर में तारीफ हुई। ये माना गया कि अगर वो दखल न देते तो शायद और भी कई जानें चली जातीं। यहां तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी उनके इस साहस को सलाम किया। तो पुलिस की कार्रवाई के बाद हुआ क्या? एक हमलावर को मौके पर ही मार गिराया गया। जो दूसरा घायल हमलावर था उसे हिरासत में ले लिया गया और फौरन एक बड़ी काउंटर टेररिज्म जांच शुरू कर दी गई। अब इस घटना का असर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया तक ही सीमित नहीं रहा, इसने दुनिया भर की सरकारों को भी हरकत में ला दिया। आइए देखते हैं कि लोकल और ग्लोबल लेवल पर क्या कदम उठाए गए। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने तो तुरंत अपनी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई और देश भर में जितने भी सिनेगॉग थे, स्कूल थे और जहां भी पब्लिक इवेंट्स हो रहे थे वहां की सुरक्षा एकदम से बढ़ा दी गई। और जैसा मैंने कहा, इस हमले की पूरी दुनिया में निंदा हुई। ये घटना एक तरह से एक वार्निंग थी, जिसके बाद कई दूसरे देशों ने भी अपने यहाँ पब्लिक जगहों और खासकर धार्मिक स्थलों की सिक्योरिटी को और ज्यादा टाइट कर दिया। इस पूरी घटना को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम भारत में हुए एक ऐसे ही हमले से इसकी थोड़ी तुलना कर सकते हैं।
देखिए, बॉन्डी बीच में जिस तरह एक धार्मिक त्योहार को निशाना बनाया गया, वो हमें भारत के पहलगाम में हुए हमलों की याद दिलाता है। वहां पर अमरनाथ यात्रा कर रहे तीर्थयात्रियों पर हमला हुआ था। अब दोनों ही मामलों में हमलावरों का मकसद एक ही था, किसी एक खास समुदाय के अंदर डर पैदा करना और समाज में फूट डालना। ये हमला जो है ये कोई अकेली घटना नहीं है। ये हमें उस बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि आखिर नफरत और आतंकवाद आज भी दुनिया के सामने एक इतनी बड़ी चुनौती क्यों बने हुए हैं। और देखिए, ये हमला एक ऐसे समय में हुआ जब ऑस्ट्रेलिया और पूरी दुनिया में यहूदी विरोधी यानी एंटी सेमिटिक घटनाओं में जबरदस्त उछाल आया है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलियन जूरी का डेटा ये बताता है कि 2023 से पहले जहां ऐसी औसतन 342 घटनाएं होती थीं, वहीं 2024 में ये आंकड़ा बढ़कर 2000 के भी पार चला गया। और ये सब कुछ हमें एक बहुत ही बुनियादी और बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। आज जब हमारे पास इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इतना अच्छा खुफिया तंत्र है, तो फिर भी ये चरमपंथी हिंसा और किसी खास ग्रुप को टारगेट करने वाली नफरत समाज में अपनी जगह कैसे बना लेती है। तो ऐसी जो जटिल घटनाएं होती हैं, उनके सामने सबसे ज़रूरी बात यही है कि हम तथ्यों को परखें, गहराई से सोचें और एक बेहतर समझ बनाने की कोशिश करें, न कि सुनी सुनाई बातों पर यकीन करें।